नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से हो रही होगी। दोस्तों, अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको हमने पढ़ा और यह भी जाना कि किस प्रकार से, किस तरह से मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो नियम दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण। इसमें हमने देखा कि जो पेरेंट पौधों को लिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दोनों अलग अलग हो गए, पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। यदि आपने इसके पहले ये वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसे जरूर देखिए। आज हम इसी क्रम में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के निषेचन कराया था, लेकिन यहाँ पे डाई है अर्थात वहां पे मोनो था तो एक जोड़ी लिया था। लेकिन यहीं से हम समझने का प्रयास करते हैं, डाई मतलब दो। जब मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर के उसमें निषेचन कराया, उनमें संकरण कराया, तो इसी को जो पौधा नया बना वो दो द्विसंकर पौधा बना, या उसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं उस प्रयोग को। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर के उनके बीच निषेचन कराया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसमें इन्होंने, मेंडल ने क्या लिया? एक तो लिया गोल, जो बीज था बीज को लिया, एक लिया उन्होंने बीज को गोल बीज, गोल बीज लिया और उसका रंग क्या था? पीला। और दूसरा उन्होंने क्या लिया कि झुर्रीदार बीज था, रिंकल सीड, झुर्रीदार, और कैसा था? हरा था। राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। अर्थात यहां पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहां पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जब मेंडल ने इनके बीच में, ये कौन सी पीढ़ी होगी? ये P1 होगी, P है, पेरेंट है। जब मेंडल ने इनके बीच में इनके युग्मकों को लेकर के, इनके युग्मक अर्थात कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहां पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनके युग्मकों को लेकर के और इनके बीच में जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो क्या बनता है? हम देखते हैं कि भाई बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये कैसा पौधा होगा देखने में? भाई देखिए, जेनेटिकली रूप में तो ये शुद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखने में ये पौधा कैसा होगा? ये होगा गोल और पीला। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो आर है, जो गोल का लक्षण है, ये प्रभावी है, और यहाँ पे जो पीला है ये प्रभावी है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन का पौधा होगा वह कैसा होगा? वह गोल और पीला होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब यहां पे पौधा कैसा हुआ? ये हुआ गोल और पीला। अब जब इसी को, अब ये जो F1 जनरेशन का पौधा है,
प्रथम संतानी पीढ़ी का पौधा है। इसी प्रथम संतानी पीढ़ी के पौधे में जब इसको मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया, इन्हीं के बीच में जब सेल्फ क्रॉस कराया तो देखा कि अगली जो F2 पीढ़ी होती है उसमें कुछ अलग ही खेल हो जाता है। उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को मिटा दें हम, या यहाँ पे अभी जगह है, देख सकते हैं। अगली बार जो F2 पीढ़ी था, इसमें जब मेंडल ने स्वपरागण कराया, स्वपरागण जब मेंडल ने इसमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जब यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या होता है देखते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जो पहला यहां पे पौधे सारे अलग अलग हो जाते हैं। यहां पे जो कुछ पौधे बनेंगे पीला और गोल, पौधा बनेगा पीला और गोल। दूसरा बनेगा पीला और झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। परेशान मत होइए, कैसे बनेगा हम इसको अभी करके बताते हैं। तीसरा बनेगा हरा गोल, या हम कह दें गोल और हरा। और चौथा बनेगा हरा झुर्रीदार। हरा दिख रहा है यहाँ पे, हरा झुर्रीदार। ये कौन सा जनरेशन है? ये F2 जनरेशन है। ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीला गोल, पीला झुर्रीदार, गोल हरा और हरा झुर्रीदार। अब इनका हम अगर अनुपात देखेंगे, फिनोटाइप रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पे ये 9 होते हैं, ये 3 है, इसकी भी संख्या 3 है और इसकी संख्या 1 है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड या द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, हम इसको बताएंगे। आप परेशान मत होइए, पहले आप नोट कर लीजिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का इसका फिनोटाइप रेशियो अगर पूछता है फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो 9:3:3:1। इसी क्रम में एक टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1:2:12 12:24 एक मिनट 12:24 1 पर 12:24 1 पर 21 लोग भारी पड़ेंगे। एक इसका हमने ट्रिक बनाया है इसको याद करने का। ये खास करके टीजीटी, पीजीटी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का या द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। ये नीट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। साधारण परीक्षाओं में तो फिनोटाइप रेशियो ही पूछकर छोड़ देता है, लेकिन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जीनोटाइप रेशियो पूछता है। तो ये इतना लंबा है, थोड़ा सा याद करना कठिन होता है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था 12:24। क्या है?
12, 24, 1 पर 21 लोग भारी पड़ेंगे। आप चाहे तो लोग नोट कर लीजिए कि 12, 24, 1 पर 12, 24, 1 पर 21 लोग भारी पड़ेंगे। अर्थात इसका जीनोटाइप रेशियो है 1:2:4:1:1:2:1:1। ये इतना बड़ा रेशियो है, इसको हम इस तरह से आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। इसी के आधार पर एक चीज और है कि इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम, जिसे हम स्वतंत्र अव्यवहुन का नियम अथवा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर या द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम, कौन सा नियम? तीसरा नियम। और वो नियम क्या है? स्वतंत्र अव्यवहुन का नियम। स्वतंत्र अव्यवहुन का नियम अथवा इसे आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। इस नियम के आधार पर मेंडल ने, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने बताया कि भाई जो F2 पीढ़ी में जो पौधे हैं, जो F2 पीढ़ी में जो जीन हैं, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जो F2 पीढ़ी में जो कारक हैं, भाई उस समय मेंडल जीन शब्द से परिचित नहीं थे, वो कारक कहते थे। जो F2 पीढ़ी में जो कारक हैं वह अलग अलग रहते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहते हैं, और वह किसी एक मतलब कि एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र अव्यवहुन का नियम। इसी के आधार पर इन्होंने देखा, इस क्रॉस में देखा कि प्रत्येक कारक स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और प्रत्येक कारक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अथवा स्वतंत्र अव्यवहुन का नियम दिया। इसे हम मिटा रहे हैं, और इसके बाद ये कैसे 9:3:1 प्राप्त हो रहा है, इसको हम आपको बता रहे हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो आप वैसे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने ये बोर्ड, चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे कि 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इसके लिए देखिए, अभी जो हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था कैपिटल आर, फिर उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, या हमने इसी चीज को शायद इस तरीके से लिखा था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इस चीज को हम चेकर बोर्ड के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं, देखते हैं भाई। इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। आप इसे ध्यान से देखिएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। देखिए, चेकर बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो है कि देखिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ खाने बना लें। आप भी बना लीजिए। इसमें 16 खाने बनेंगे, दिख रहा है? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो कैपिटल आर दिख रहा है, एक बार इस कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ लेते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इस चीज को हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसी कैपिटल आर को, इस कैपिटल आर को या तो हम स्मॉल वाई के साथ ले लें, या इस स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई के साथ ले लें।
एक बार इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम इसके साथ कराएं, और एक बार जो स्मॉल आर है और कैपिटल वाई ले लिए, हो गया। अब आर आर का हो गया कैपिटल वाई के साथ, अब कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर उसके बाद इस स्मॉल आर का स्मॉल आर और स्मॉल वाई, हो गया। अब ठीक इसी चीज को फिर से ध्यान से देखिए, एक बार इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर एक बार कैपिटल आर फिर एक बार हमने क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी चीज को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, यही बनाने का तरीका है, और ये आप सीख लिए तो कभी भूलेंगे नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे, और ये, और फिर इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इनका आपस में संकरण कराते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर देखिए इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर या हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका हम इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी क्रम में हम करते जाएंगे। इसके बाद हम इसको देख लेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर है, कैपिटल वाई। फिर देखिए इसका इसके साथ, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई आर, फिर यहाँ पे क्या है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसके साथ हम अगले नीचे फिर गुणा करेंगे। देखिए या हम ऐसे ही लिख दें, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई इसके साथ, फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसके साथ हमने किया। फिर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर देखिए इसका हम करते हैं, इस आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर हम क्या करते हैं कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये राउंड और पीला, यानी कि गोल पीला। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर है तो ये गोल हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई है डोमिनेंट है तो पीला हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ये पीला हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम देखेंगे, कैपिटल आर है तो गोल होगा, कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल आर है तो ये कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार। लेकिन भाई कैपिटल वाई है तो कैसा हो जाएगा, पीला, झुर्रीदार पीला। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई भी है तो पीला। यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल आर है तो ये कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार, और स्मॉल वाई है तो नहीं, कहीं तो क्या है भाई, ये एक कैपिटल वाई है तो ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला। फिर देखिए कैपिटल आर है तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा।
आप इस तरह से देखते रहिए, अभी हम फिर बता दे रहे हैं। फिर देखिए ये आपका हो जाएगा गोल, और ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। ये देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, गोल, और दोनों स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर है तो हो जाएगा गोल, और दोनों स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये कैपिटल आर है तो हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई है तो पीला। फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार, और कैसा हो जाएगा, कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा झुर्रीदार, और दोनों स्मॉल वाई है तो कैसा हो जाएगा, हरा। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये कैसे हुआ इसको तो हम समझ गए होंगे। एक बार इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ मिलाया, फिर उसके बाद इस स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ मिलाया, फिर हमने क्या किया कि इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ मिलाया, लिख दिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ मिलाया। एक एक बार हम एक दूसरे को मिलाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए जो चीजें हम यहाँ पे लिखे हैं उसी को हम इधर भी लिखते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे का गुणा करते हैं। समझ लीजिए, इसको हमने इसके साथ मिलाया, एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, फिर एक बार इसका मिलन हम इसके साथ कराएंगे, फिर एक बार इसका मिलन हम इसके साथ कराएंगे और उसको हम लिख देंगे, फिर एक बार इसका मिलन हम इसके साथ कराएंगे या गुणा करा देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो दूसरे नंबर का है इसको भी हम इसके साथ मिलाएंगे इस खाने में, फिर इस वाले खाने में इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको हम इसके साथ मिलाएं, और फिर इसको हम इसके साथ मिलाएं, इसी चीज में लिखेंगे। फिर इसी क्रम में तीसरा है, इसको हम इसके साथ मिला दिए, इसको हम इसके साथ मिला दिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मिलन हम इसके साथ करा दिए और इसका मिलन हम इसके साथ करा दिए। भाई मिलाइए, आप मिलन कराएंगे तभी आपका भी किसी के साथ मिलन होगा। फिर देखिए इसको हम इसके साथ मिलाएं, इसको हम इसके साथ मिलाएं, इधर फिर देख रहे हैं इसको हम इसके साथ मिलाकर लिख दिए, और फिर इसको हम लास्ट में यहाँ पे मिलाएं। अब हम काउंट करते हैं कि देखिए 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 और 1 का अनुपात आता है कि नहीं। अब देखिए गोल और पीला को हम गिनते हैं। गोल पीला 1 है, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, गोल पीला 5, गोल पीला 6, इधर नहीं है, गोल पीला 7, गोल पीला 8, इधर भी नहीं है, और एक और कहीं होगा गोल पीला 9। तो गोल और पीला की संख्या कितनी हुई, हमें प्राप्त हुई गोल और पीले की संख्या 9। ठीक है, आप नोट करिएगा, जगह नहीं है। फिर उसके बाद हम पीला और झुर्रीदार, अब क्या बचता है, पीला और झुर्रीदार। देखिए झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, फिर देखते हैं इधर कहीं नहीं है, फिर इधर देखते हैं झुर्रीदार पीला 3। तो झुर्रीदार पीला की संख्या कितनी हो गई, 3। अब फिर हम देखेंगे हरा और गोल, हरे और गोल की संख्या कितनी है, इधर कहीं हरा गोल नहीं है। अब देखते हैं गोल और हरा 1, गोल और हरा 2, और गोल और हरा 3। हरा और गोल की भी संख्या कितनी हो गई, 3। अब बचा एक झुर्रीदार और हरा, हरा और झुर्रीदार की संख्या कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब हम इसी पे हमें जीनोटाइप याद नहीं करना होगा। जो हम कहे थे कि 12, 24, 1 पर 21 लोग भारी पड़ेंगे, ये याद, इतना बड़ा हमें जेनेटिक रेशियो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे 1 है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको जो रेशियो अभी तक हमने आपको लिखा था कि 12, 24, 1, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4, 12, 24, 1 पर
कितने 21 लोग भारी पड़ेंगे। ये जो जीनोटाइप रेशियो हमने बताया था, इसी आधार पर हम जीनोटाइप रेशियो भी समझ जाएंगे या नोट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हमने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस और किस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपना स्वतंत्र अव्यहुन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, हमने उसको भी समझा। यहां पर मेंडल ने देखा कि भाई जो कारक हैं वह स्वतंत्र रूप से रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। भाई लॉ ऑफ असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अव्यहुन का नियम क्या है कि मेंडल ने बताया कि भाई जो भी कारक मिलते हैं वह कारक स्वतंत्र रूप से रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का तीसरा नियम है, यह आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज कृपया, आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको वहां पे कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ करके आप हमसे कोई प्रश्न, अपने शंका का समाधान या अपने सुझाव को दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साह और बना रहे, हमें एक शक्ति, एक मोटिवेशनल पावर मिलता रहे, जिसे बहुत आवश्यकता है आप लोगों की। धन्यवाद। जय हिंद।